हेलो इंजीनियर्स। आज हमारा टास्क 52 है, या फिर हम इसे डे 52 बोलने बातें की हैं। और तारीख भी आज 8 जनवरी हो चुकी है। हमारे टास्क को कंप्लीट हुए 7 दिन हो चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बोला था कि हम लोग कल से टास्क स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज से ही वो टास्क स्टार्ट करना चाहते हैं। तो क्या ये फ्रूटफुल है उनके लिए, हेल्पफुल है? बिल्कुल हेल्पफुल है। बिल्कुल अभी भी टास्क कंप्लीट किया जा सकता है, अभी भी काफ़ी टाइम है। अभी भी अगर शुरुआत करोगे तो ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है। अभी भी समझ लो मोटा मोटा 5 महीने हैं हमारे पास में, और 5 महीने में काफ़ी चीज़ें कवर हो सकती हैं। बस लग के करना पड़ेगा, जो मैं बोलूँ वैसा करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे साथ करनी पड़ेगी। भले ही थ्योरी अपने हिसाब से पढ़ो, चाहे किसी कोचिंग से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से करोगे तो सिलेबस भी कवर हो जाएगा 100%, और फिर मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हो। तो वही बता रहा हूँ, मेरा एम ये है कि ये अगर हमारा सिलेबस है तो इसको छोटे छोटे सेक्शनों में बांट के कंप्लीट कराना, और जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो कंप्लीट कराना। जैसे कि इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा, जो हमारा 50% मार्क्स कवर कर रहा है, तो 50% की हम लोग सबसे पहले तैयारी कर रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन चैप्टरों से 100% एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो 100% एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक से ज़्यादा ही क्वेश्चन आने हैं। तो इन चैप्टरों को बिल्कुल एकदम अच्छे से कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। ये अगर स्ट्रॉन्ग कर लिए तो टेक्निकल में 50% नंबर खींच लोगे, और रीजनिंग में भी अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। कुल मिला के बता रहा हूँ, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 130+ नंबर कहीं नहीं गए हैं, और आसानी से आएंगे, और 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। बस ये है कि बहुत अच्छे से टास्क को फॉलो करना है, कोशिश पूरी करनी है कंप्लीट करने की। और कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं हम कोचिंग कर रहे हैं, उसके अलावा ये टास्क कर लें क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कोचिंग का अपना टास्क कंप्लीट करो। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ ये 40 ना करके 10 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, 5 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम दो तब समझ में आता है कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। जब लगता है एकदम ध्यान में नहीं आता है, तब लगता है कि काश हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली होती तो ये क्वेश्चन हमसे बन जाता। तो वो चीज़ें हमारे सामने दिक्कत ना आए, इसलिए हम अभी से ही सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के टास्क में हम लोग सबसे पहले लेंगे क्यूएससी। क्यूएससी में क्या है कि थ्योरी की बुकें मैंने देखी है, और जो नोट्स हैं वो मुझे सही नोट्स नहीं लगे, उनमें काफ़ी कम चीज़ें दी हुई है। तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने में ज़्यादा फायदा है। क्वेश्चन के थ्रू अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो नंबर भी अच्छे खासे गेन हो जाएंगे, और थ्योरी भी कवर हो जाती है। तो इसके लिए कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और वो कहाँ से करना है अभी मैं बताऊँगा। उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एसएफडी एंड बीएमडी, 100% बता रहा हूँ, एक ना एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है एसएससी जेई में। तो एसएससी जेईई में प्री में भी इससे क्वेश्चन आया था, मेंस में भी इससे क्वेश्चन आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल अच्छे से करना है। जो शुरू में कर रहा है उसको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, और जिन्होंने कर रखे हैं वो इसको 1 घंटे में रिवाइज कर लेना, और डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तो बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग की एक सीरीज़ चल रही है, वन डे वन सब्जेक्ट की सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सब्जेक्ट को पूरे दिन में रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूले और 4 टेबल वो देखते हैं। तो आज हम लोगों को बहुत बड़ा चैप्टर समझ लो हमारा एक बीएमसी, इसको कंप्लीट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक टाइम ऐसा चलता था कि इसी से ही 20 क्वेश्चन करीब करीब आ जाते थे। 2017-16 की बात है ये, तब 20% वेटेज कवर करता था ये। अब सोच लो कि 20% प्री में कर रहा है, और मेंस में भी 20% करता था, यानी कि 60 नंबर, करीब करीब 50 से 60 नंबर दे देता था हमको ये। तो अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है। अभी 20 क्वेश्चन तो नहीं आते इसके, लेकिन करीब करीब 11-12-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, और टाइम अच्छा रहा तो 20 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। लेकिन क्या है, इसको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके हम लोग इंपॉर्टेंट जो टेबल हैं वो देख लेंगे, और जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे ब्रिक के क्या हैं, ये वाले ब्रिक के इंग्रेडिएंट देख लिए, सीमेंट के देख लिए। तो इनके इंग्रेडिएंट देख लेंगे हम लोग, ताकि ये जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि अगर पूरी थ्योरी पढ़ने के लिए जाएंगे तो थ्योरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और कवर भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही हमारा ये एस एफ डी बी एम डी कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोगों को वाई सी टी ए की बुक ओपन करनी है। एस एफ डी एंड बी एम डी के 40 क्वेश्चन कर लेने हैं, और क्यू एस सी के डायरेक्ट 50 क्वेश्चन करने हैं। जिन्होंने क्वेश्चन कर रखे हैं उसके आगे से करना, और जो क्वेश्चन नहीं किए हैं, अभी ही शुरुआत कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक ये कर लेना। उसके बाद एस एस सी जेई की भी बुक ओपन करनी है, क्योंकि ओवरऑल ये हमारा प्रोग्राम एस एस सी जेई के लिए ही है। तो एस एस सी जेई की बुक प्रैक्टिस करना हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं ये पीवाईक्यू से डायरेक्ट उठ के आते हैं। तो ये हमारे 15 से 20 मिनट बचाएंगे, डायरेक्ट हम इनको बिना सॉल्व किए डायरेक्ट इनका आंसर दे सकते हैं। तो जब ये हमको इतना आसानी से नंबर दे रहे हैं, तो हमको इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि चीज़ें अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में करते रहना है, ताकि चीज़ें जल्दी जल्दी कवर हो जाए। तो एस एफ डी एंड बी एम डी के इसके भी 40 क्वेश्चन कर लेना है। ये कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर और कर सको तो और कर सकते हो। जैसे कि कोई अगर थ्योरी पढ़ चुका है पहले से, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसके 50 भी कर सकता है। जितने ज़्यादा कर लोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वहाँ एग्जाम में कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अभी से पढ़ोगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद क्यूएससी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं।
इसके 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करना, लास्ट से आना, जो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है उससे प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है अपने को। 50 नंबर से लेकर 50, 49, 48, 47, 46, 45 इस टाइप से आगे बढ़ना है। अब उसके बाद फिर जो हमारी एसएससी जेईई की सीरीज़ चल रही है एक, जिसमें हम लोग डबल स्पीड से करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डबल स्पीड से तभी होगा जब हम लोग अपने तरीके में कुछ चेंजेस लाएंगे। तो हम लोगों ने चेंजेस ये लाया है कि हम एक पेपर लेते हैं, उसको 3-4 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को इस बार क्या करना है कि 11 अक्टूबर का शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग को सॉल्व करना है, जिसमें हम लोगों को 1 से लेकर 30 तक टेक्निकल के क्वेश्चन कंप्लीट बिल्कुल 100% कर लेने हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग बायोलॉजी में ब्लड ग्रुप पढ़ लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इससे भी कभी कभार 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए क्या है कि देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के साइंस बनता है, और इस पूरे साइंस से ही हमारे जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं। मतलब साइंस का पोर्शन काफ़ी बड़ा पोर्शन है, लेकिन क्वेश्चन कम है। तो इसलिए अपन बोल नहीं सकते हैं कि किस चैप्टर से आ जाएगा, लेकिन जो चैप्टर से आए हुए हैं उन चैप्टरों को हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उन चैप्टरों को एटलीस्ट कवर करके रखना है, ताकि अगर 4-5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वो हमको आसानी से बन जाए। अब इसके बाद फिर आज हम लोग नया सब्जेक्ट जो है हमारा, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हिस्ट्री में हम लोगों को जैनिज़्म पढ़ना है, यानी जैन धर्म। क्योंकि एक टाइम पे अगर प्रीवियस ईयर देखा जाए तो हिस्ट्री में जैन धर्म के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये चीज़ हम लोग कवर कर लेंगे कि पहले प्रवर्तक कौन थे, उसके बाद अंतिम प्रवर्तक कौन थे, बीच में इस टाइप से चीज़ें रहती हैं। वो चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे तो आसानी से मुश्किल आधा घंटा लगेगा, आराम से कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर आज हम लोगों को क्या करना है कि जीएस बूस्टर जो है हम लोग की एक सीरीज़ है। तो जीएस बूस्टर की सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे कि जियोग्राफी का हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को उसके पीवाईक्यू करने हैं। ये गलत, रिवाइज नहीं करना, उसके पीवाईक्यू करने हैं। हमारे पास 2 बुक हैं, पिनेकल की है और ब्लैक बुक है। कल एक दोस्त ने मुझे बताया ब्लैक बुक के बारे में, मैं तो भूल ही गया था। ब्लैक बुक की भी बुक मेरे पास है, उसमें भी आसानी से काफ़ी अच्छी चीज़ें दी हुई है। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसमें कवर हो जाएंगे। बस ये है कि उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस हो गया, बाकी सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। तो जियोग्राफी हम लोगों को कर लेना है, और ज़्यादा नहीं करना है। जियोग्राफी के 5 क्वेश्चन पर चैप्टर कर लेने हैं, हो गया बस। ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आसानी से कवर हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्लड रिलेशन। इससे 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो, ईजी क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएंगे, लेकिन जो थोड़ी क्वेश्चन रहते हैं कि सामने वाले बंदे ने इंडिकेट किया कि वो मेरे चाचा के लड़के की बेटी है, इस टाइप से, तो उसके साथ इसका रिलेशन क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। करीब करीब इसके 20 क्वेश्चन कर लेना, बस हो गया, बहुत है। 20 क्वेश्चन कर लेना, इसमें टाइम भी काफ़ी चला जाएगा। और फिर हमारे पास लिमिटेड टाइम भी है ना, तो उस टाइम में क्या है कि हम लोगों को मैक्सिमम आउटपुट अपना निकालना है। तो अच्छी अच्छी चीज़ें जो है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंस चीज़ें, वो हम लोग कवर करने की और फिर उनको रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर करंट अफेयर में हम लोग क्या करना है, जून 2023 का करंट अफेयर करना है। देखो कितनी जल्दी हम लोग जून में पहुंच गए, और ऐसे ही जैसे हम लोग दिसंबर में पहुंचेंगे उसके बाद चीज़ें फिर से हम लोग रिवाइज करने लग जाएंगे। तो करंट अफेयर भी इतना ज़्यादा रिवाइज हो जाएगा हमारा कि अगर मिलता जुलता क्वेश्चन आता है थोड़ा बहुत, तो हम लोग बना ही देंगे। कम से कम जैसे 15 में से 8-10 क्वेश्चन तो हम लोग के कहीं नहीं गए हैं, आराम से बनेंगे 100%, मैं गारंटी दे रहा हूँ। उसके बाद अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है, तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में ओपन करना, करंट अफेयर सर्च करना, और फिर जैसे ही अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का आएगा, जून में क्लिक कर देना। जितने क्वेश्चन हैं उसके आधे क्वेश्चन कर लेने हैं, आधे क्वेश्चन कल के लिए छोड़ देने हैं। या फिर कोई अच्छी वीडियो मिल जाए, कंपाइलेशन वीडियो मिल जाए, तो उसका आधा देख लेना है और आधा कल के लिए छोड़ देना है। और उसका अगर पीडीएफ मिल जाए उस चैनल से, तो उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और ताकि चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लो। उसके बाद सबसे अच्छा सोर्स है मैगजीन। अगर किसी के पास मैगजीन है तो मैगजीन लेना, और उसके जैसे 4 पन्ने हैं तो 2 पन्ने पढ़ लेना, और 2 पन्ने कल के लिए छोड़ देना। इस टाइप से हम लोग करेंगे। एक साथ भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक साथ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें धीरे धीरे ही कवर होंगी। अगर हम लोग जल्दीबाजी में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है हमारा, और चीज़ें कवर भी नहीं हो पाती हैं। तो एक तरीके से हमको सब चीज़ को मेंटेन करके चलना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि अच्छे से चीज़ें दिमाग में घुसती जाए। अब ये हमारा टास्क है, इसको 100% एकदम करने की कोशिश करना, अपना 100% देके फुल एक्यूरेसी के साथ में। बाकी जितना हो 30, 40, 50, 60% जितना भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोबारा हम लोग जब इस मोड पे दोबारा से रिपीट करके आते हैं तो चीज़ें कवर हो जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए आगे चलना पड़ेगा, खुद को बढ़ना पड़ेगा, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा सोच के बिल्कुल आगे बढ़ना पड़ेगा, और खुद को एकदम झोंक देना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। एकदम 100% तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ चलनी चाहिए कि बस सिलेक्शन लेना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, बस सिलेक्शन लेना है। ये चीज़ जब दिमाग में चलने लग जाएगी, सपने में भी सिलेक्शन की चीज़ें आने लग जाएंगी, तब समझ लेना कि 100% तुम्हारा सिलेक्शन हो ही चुका है। बस चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते चलो, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, और सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेरीज़ पे। तो सबसे पहली क्वेरी ये है कि फाइनल ईयर एलिजिबल है क्या या नहीं है। देखो, फाइनल ईयर बिल्कुल 100% एलिजिबल है। देखो, फाइनल ईयर के 2 स्टेज हो सकते हैं। पहला स्टेज ये है कि हम लोग डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं, दूसरा ये है कि डिग्री के फाइनल ईयर में है। अगर डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हो
तो डिप्लोमा में केवल एक ही डिपार्टमेंट में एलिजिबल होगे CPWD में बिना एक्सपीरियंस के। फाइनल ईयर में हो तो एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, यानी कि CPWD में एलिजिबल हो, भर सकते हो फॉर्म, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर डिग्री के फाइनल ईयर में हो तो सारे डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो। तो इसमें एलिजिबिलिटी का ये है। उसके बाद डिप्लोमा वाले निकाल सकते हैं या नहीं, अरे ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो हम ना कर सकें, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल डिग्री वाले ही एग्ज़ाम निकालते हैं, या फिर मास्टर डिग्री वाले या फिर IIT वाले ही निकालते हैं, NIT वाले निकालते हैं, उनके ऊपर कोई ठप्पा लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो पसीना बहाएगा, उसका सिलेक्शन 100% होगा, ये चीज़ समझ लो। अब जो चाहे IIT में हो चाहे NIT में हो, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेगा, थ्योरी नहीं पढ़ेगा, मेहनत नहीं करेगा, सोचेगा कि नहीं डायरेक्ट कॉलेज से निकलते ही मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कट ऑफ बिल्कुल हाई जाने वाले मतलब हाई जाने लग गया है, और जो डिज़र्व करता है उसी को ही सीट मिलनी चाहिए, मुझे ये लगता है। बाकी ऐसे तो होने को तो सिलेक्शन बहुत जगह हो जाते हैं, लेकिन जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है, उसको ही लेनी चाहिए। जैसे CPWD बहुत सारे लोग ले लेते हैं, उसके बाद मेडिकल में नहीं जा रहे, फिजिकल में नहीं जा रहे और उसको छोड़ दे रहे हैं, तो उससे क्या है कि दूसरे लोगों का नुकसान हो जाता है। तो उस चीज़ को सोच के अगर लगे कि हम कर सकते हैं तभी करना, दूसरे की सीट बेकार मत करो, क्योंकि वो एक सीट के लिए कोई आदमी 3-4 साल से लगा हुआ रहता है कि एक सीट मुझे मिल जाए, कहीं तो जॉब मिल जाए, इस टाइप से। तो उसकी चीज़ों को समझो, और अगर कर सकते हो और अच्छे से कर रहे हो तो फिर बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं छोड़ना है। अगर हम लोग इसी चीज़ के लिए बने हैं तो अपनी सीट हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, किसी को भी नहीं देंगे हम लोग अपनी सीट। 100% हम लोग सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो डिप्लोमा वाले बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि डिप्लोमा वाले नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा वाले हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है और अच्छी रैंक लाए हैं। अब डिप्लोमा में स्कोप क्या क्या है, देखो डिप्लोमा में जो है हमारे पास SSC JEE है, पहला ऑप्शन तो। उसके बाद रेलवे JEE है ना। उसके बाद राजस्थान JEE है। उसके बाद फिर अपने पास UP ट्रिपल SC ये वाले JEE है। उसके बाद MPPSC JEE, मतलब MP व्यापम का है, MP व्यापम जी। तो ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। JEE वाले एग्ज़ाम के बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास में, जिसमें हम लोग JEE के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर कोई JEE ही मतलब डिप्लोमा ही किया है और उसके बाद जैसे कि पैसे नहीं हैं डिग्री करने के लिए, या फिर घर की कंडीशन ऐसी है कि डिग्री नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल आसानी से इन जॉब की तैयारी की जा सकती है। और अगर कोई प्राइवेट जॉब मिल रही है तो 3 साल का एक्सपीरियंस लेके भी SSC JEE की तैयारी की जा सकती है। जॉब में रहते हुए भी तैयारी की जा सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हमारे पास दिक्कत ही है, हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, हमको सारी कंडीशन देख के चलनी पड़ती है, घर की कंडीशन ठीक नहीं है और जॉब करना पड़ रहा है, तो जॉब के साथ भी तैयारी हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। और अगर मान लो कि नहीं हो पा रही है तो 3 साल तक वेट करो, जैसे ही एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद फिर SSC JEE की प्रिपरेशन करना तब भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फिर 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ में हम लोग बहुत सारे डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो जाएंगे। तो बिल्कुल डिप्लोमा में ये सारे स्कोप हैं। SSC JEE, रेलवे JEE, राजस्थान JEE, UP ट्रिपल SC, MP व्यापम, ऐसे बहुत सारे JEE के ऑप्शन हैं हमारे पास में अभी। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि डिग्री करेंगे तभी हम लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। JEE का एग्ज़ाम हम लोग डिप्लोमा के साथ या डिप्लोमा की फाइनल ईयर में भी दे सकते हैं। अब उसके बाद फिर डिग्री करने के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो देखो डिग्री करने का बेनिफिट ये है कि कभी ऐसा JEE लग जाते हो और जब प्रमोशन होता है तो डिग्री वालों को जो प्रायोरिटी है वो पहले दी जाती है। तो अगर डिग्री करते हो तो प्रमोशन में दिक्कत नहीं होगी। और डिग्री करने के ये भी बेनिफिट है कि AE एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अपन, बहुत सारे स्टेट के AE के एग्ज़ाम के लिए, और IES के एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं हम लोग। और फिर बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम रहते हैं जिसमें थोड़ी बड़ी पोस्ट रहती है अपनी साइंटिस्ट वगैरह की, बार्क वगैरह की, तो उसके लिए हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे गेट के एग्ज़ाम के थ्रू लेता है तो गेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी एलिजिबल हो जाते हैं। कुल मिला के ये है कि डिग्री अगर मान लो कि एज अ एस्पिरेंट अगर मैं बोलूँ कि डिग्री की क्या इंपॉर्टेंस है, तो डिग्री की इंपॉर्टेंस ये है कि मेरे कभी 10 साल 8 साल 10 साल में जब भी मेरा प्रमोशन होगा, तब अगर मेरे पास डिग्री है तो मैं AEE के लिए जल्दी से प्रमोट हो जाऊँगा, जल्दी मतलब मेरा नंबर अच्छा रहेगा, आगे रहेगा उस कैंडिडेट की तुलना में जो केवल डिप्लोमा किया है। तो बस डिग्री करने का ये बेनिफिट मिलता है। और फिर AE एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ये बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन AE एग्ज़ाम भी देखो हर साल नहीं आती है, ये एग्ज़ाम जो है 3-4 साल में ही आती है। तो इसीलिए क्या है कि डिप्लोमा करने के अपने अलग बेनिफिट हैं, डिग्री करने के अपने अलग बेनिफिट हैं। तो डिग्री करने का फ़ायदा ही मिलता है, कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई डिप्लोमा किया है और अगर टाइम मिल रहा है तो डिग्री कर लो, क्योंकि डिग्री कर लोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है सामने, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं मांगता है उसमें, जैसे AE एग्ज़ामों में एलिजिबल होने के लिए। और डिप्लोमा वालों को फिर एक्सपीरियंस मांगता है, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। अब उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद स्टडी लीव मिल जाता है क्या? बिल्कुल 100% मिल जाता है। और मिलता है तो कितना मिल जाता है, देखो अगर CPWD में जाते हो तो इसमें 2 साल का स्टडी मिल जाता है, स्टडी लीव। और 2 साल में काफ़ी चीज़ें, जैसे कई लोग रहते हैं एमटेक में एडमिशन लेते ही हैं और सिलेक्शन हो जाता है, एज अ JEE सिलेक्ट हो जाते हैं,
तो वो अपने लिए स्टडी लीव ले लेते हैं। उसमें क्या है, उनको 2 साल का गैप मिल जाता है और उसके साथ-साथ उनकी सैलरी भी आती रहती है। तो इसमें अच्छा खासा फ़ायदा यही रहता है। सीपीडब्ल्यूडी में ही अच्छा फ़ायदा है कि स्टडी लीव मिल जाती है और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं अपने रेलवे में भी स्टडी लीव मिल जाती है, अच्छा खासा है और फिर इसमें अपने को पैसे मिल जाते हैं। तो स्टडी लीव मिलता है बिल्कुल 100% और कम से कम 6 महीने का तो मिल ही जाता है। तो 6 महीने 1 साल का हम लोग को कम से कम हर जगह पे स्टडी लीव मिल जाएगा। तो अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मान लो कि हम लोग डिप्लोमा किए हैं, उसके बाद हम लोग का सिलेक्शन हो गया, लेकिन डिग्री में भी एडमिशन ले लिए थे हम, तो स्टडी लीव लगा के हम लोग अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं और साथ में हम लोग जो है छुट्टी भी ले सकते हैं और उससे पैसे भी आ जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रहता है कि नहीं हम लोग को जॉब करना है तभी पैसे आएँगे, ऐसी कोई बात नहीं रहती है। तो सिलेक्शन होने के बाद काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और वो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है बहुत सारा, जो हम लोग को अभी मिल रहा है, इससे अलग ही एनवायरनमेंट रहता है। बहुत सारी चीज़ें चेंजेस रहती हैं। तो हम लोग को बस अच्छे से और प्रॉपर एकदम पॉजिटिव वे में चलना है। 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। इस बार 100% हम लोग एसएससी जेईई में सिलेक्टेड होंगे। और अभी भी कोई स्टार्ट करता है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर अच्छे से कोशिश करेगा तो रैंक 1 भी लाया जा सकता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है रैंक 1 लाना। रैंक 1 से लेके रैंक जो 10-15 तक रहते हैं वो सब रैंक 1 के ही टक्कर के रहते हैं। बस फ़र्क इतना रहता है, किसी के 1-2 क्वेश्चन सही हो गए, किसी के 1-2 क्वेश्चन कम हो गए या फिर डिलेट हो गए। इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। बाकी लेवल सबका एक ही रहता है उनका। ऐसा कोई ज़्यादा हाई-फाई नहीं रहते हैं कोई रैंक 1 वाले। तो अच्छा सोचोगे तो बिल्कुल अच्छा होगा। मैं रैंक 1 तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा इसकी गारंटी 100% दिलाता हूँ। बस चीज़ें अच्छे से करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो और डेली के टास्क कंप्लीट करते रहो, सिलेक्शन 100% होगा। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।